जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट ऐप आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे हम हिंदी व्याकरण को जानेंगे। ऑल गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत पे, ऑल इंडिया के अंतर्गत पे, जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण को पूछने को दिखाई देता है, सारे लेसनों के नाम को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। उसके बाद आप कोई भी किताब लेकर उठाइए और आपको पढ़ने और समझने में भी काफ़ी अत्यधिक मात्रा में मददगार साबित होगा। आज के इस वीडियो के अंतर्गत पर हम कंप्लीटली रूप से हिंदी ग्रामर तथा इंग्लिश ग्रामर दोनों में तुलना करके देखेंगे कि थोड़ा सा अंतर क्या रहता है, उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ताकि आप जब हिंदी ग्रामर पढ़ें और इंग्लिश ग्रामर पढ़ें तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। खास तौर पे हमारे द्वारा आजकल आपके लिए यूकेएसएससी या यूकेपीएससी की तैयारी कराई जा रही है, जिसके अंतर्गत पे उत्तराखंड जी के साथ में क्या पूछता है, हिंदी ग्रामर से भी काफ़ी अत्यधिक मात्रा में 20 नंबर से प्लस का क्या पूछता है, हिंदी व्याकरण पूछता है। यह वीडियो आपको काफ़ी अत्यधिक मात्रा में मददगार साबित होगा और आपको लेसनों को जानने में भी मददगार साबित होगा। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत पे कंप्लीटली रूप से लगभग 30 प्लस लेसनों को हम जानेंगे, हिंदी ग्रामर के सारे लेसनों को जानेंगे। ठीक है, एक एक करके थोड़ा बहुत उसके अंतर्गत पर टॉपिक डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और टॉपिक की ओर और डिस्कस करेंगे आखिर लेसन है इसके अंतर्गत पे क्या है। ठीक है, सबसे पहले अगर ग्रामर के अंतर्गत की बात करें तो हमें पढ़ना होता है भाषा एवं व्याकरण, जिसको अगर इंग्लिश में कहे तो ग्रामर एंड लैंग्वेज हो गया। ठीक है, ग्रामर का मतलब हो गया व्याकरण और उसके बाद लैंग्वेज का मतलब हो गया भाषा। ठीक, यहाँ से हमारी जो है ग्रामर शुरू हो जाता है। हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, हिंदी में क्या कहा जाता है, उसको व्याकरण कहा जाता है, इंग्लिश में ग्रामर कहा जाता है। भाषा हिंदी में कही जाती है और इंग्लिश में लैंग्वेज कहा जाता है और यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अगर भाषा की बात करें तो हिंदी में भाष धातु से बनना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, बोलना होता है। ठीक है, लैंग्वेज का मतलब भी क्या होता है, बोलना होता है। और व्याकरण की बात करें तो जिसको क्या कहा जाता है, ग्रामर कहा जाता है। व्याकरण को क्या कहा जाता है, ग्रामर कहा जाता है। और उसके अंतर्गत पे ही क्या होता है, हमें व्याकरण को पूरा पढ़ना होता है। व्याकरण का मतलब होता है विधन आधन करण से बनकर बना होता है। मतलब ये होता है कि भली भांति से क्या करना है, व्यवस्थित क्रम में किसी चीज़ को जानना ही क्या होता है, व्याकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले कहा कि भाषा के अंतर्गत पे क्या होता है कि भाषा का अर्थ क्या होता है, बोलना होता है। हिंदी के अंतर्गत पे 3 रूप से होते हैं। सबसे पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा और तीसरा क्या होता है, सांकेतिक भाषा। 3 चीज़ें पढ़नी होती। ठीक, और उसके बाद में जो भाषा के जो लैंग्वेज है, सॉरी, जो लैंग्वेज के अंग हैं उसके अंतर्गत पे हमें क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले पढ़ना होता है लेटर, दूसरा हो गया वर्ड, तीसरा हो गया वाक्य, जिससे क्या कहते हैं, सेंटेंस कहा जाता है। लेटर का मतलब अक्षर हो गया, दूसरे का मतलब हो गया वर्ड का मतलब है शब्द और तीसरा नंबर का हो गया वाक्य, जिसको क्या कहते हैं, सेंटेंस कहा जाता है। इंग्लिश में भी हमें ग्रामेटिकल रूप से वही पढ़ना होता है। सबसे पहले शुरू होता है लेटर से, अल्फ़ाबेट। ठीक है, ए से लेकर जेड तक जो होते हैं जिनको क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट कहते हैं। अल्फ़ाबेट 1 होता है, लेटर 26 होते हैं इंग्लिश के अंतर्गत पे। उसी प्रकार में अगर अक्षर की बात करें तो अक्षर क्या होता है, लेटर कहा जाता है। ए से लेकर अगर की बात करें तो अंक ह तक कितने होते हैं, 13 होते हैं। और उसके बाद में जो क से लेकर ग तक होते हैं, टोटल कितने होते हैं, 36 होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, क से लेकर ज्ञ तक जो होते हैं कितने होते हैं, 36 होते हैं। और जो स्वर होते हैं हिंदी के अंतर्गत पे वो कितने होते हैं, 13 होते हैं। अगर इसी के अंतर्गत की बात करें तो अक्षर होते हैं। अक्षर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, लेटर कहा जाता है। उसके बाद में लेटर ही मिलकर क्या बनते हैं, वर्ड बनाते हैं। लेटर इंग्लिश में 2 होता है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। और अक्षर क्या हो गया, क अ आ ई हो गया, क ख हो गया, ज्ञ तक हो गया, दोनों क्या हो गए, अक्षर हो गए। ठीक है, दोनों जान लिया होगा हिंदी और इंग्लिश के अंतर्गत पे। फिर यही लेटर मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, वर्ड्स जिसे कहा जाता है। सेकंड नंबर की बात करें तो वर्ड कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है, लेटरों की जो लेटरों को जोड़ा जाता है, अक्षरों को जोड़ा जाता है तो उसी से शब्द बनता है। जैसे अ प्लस आ, जैसे हम लिखते हैं ना, कोई भी चीज़ होता है, या अमरूद अनार हो गया, तो देखिए ये लेटर से ही, अक्षरों से ही मिलकर बना है और वही क्या हो गया, शब्द हो गया। जब शब्द मिलकर आगे बनते हैं तो क्या बना लेता है, सेंटेंस से कहा जाता है। एक जैसा पूरा पैराग्राफ होता है। व्याकरण एवं भाषा एवं व्याकरण जैसे लिखा है, भाषा एवं व्याकरण हम पढ़ेंगे, एक क्या हो गया, पूरा सेंटेंस हो गया। ठीक है, क्या होता है, लेटर वर्ड सेंटेंस हिंदी और इंग्लिश में दोनों चीज़ें होती हैं। और उसके बाद में जैसे कि हमने कहा कि व्याकरण क्या होता है, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना ही व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण के अंतर्गत पे क्या है कि व्याकरण को हम 3 रूपों में पढ़ते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं। सबसे पहला होता है वर्ण विभाग, दूसरा होता है शब्द विभाग और तीसरा क्या होता है, वाक्य विभाग। 3 ही पढ़ने हैं और इसके अंतर्गत पे क्या होता है, भाषा और व्याकरण को आप आसान शब्दों में जान जाएंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे है इसके बाद में दूसरा लेसन है वर्ण विभाग। जैसे कि हमने कहा कि व्याकरण के अंग के अंतर्गत पे क्या पढ़ना होता है, वर्ण विभाग। ठीक है, वर्ण क्या होता है, जिसे क्या कहा जाता है, जैसे कि हमने पहले कहा कि लेटर कहा, और क ख क्या हो गए, लेटर हो गया, अक्षर हो गया। अगर इंग्लिश की बात करें तो लेटर क्या हो गया, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर में जैसे हम लिखते हैं तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर 2 प्रकार के लेटर होते हैं। ठीक है,
और इसके अंतर्गत पे इंग्लिश के अंतर्गत पे 26 लेटर होते हैं और हिंदी के अंतर्गत की बात करें तो स्वर 13 होते हैं तथा व्यंजन कितने होते हैं 36 होते हैं। ऐसे करके आप समझ गए होंगे। अगर वर्णमाला देखिए उसके बाद में दूसरा आता है अल्फ़ाबेट्स, जिसे कहा जाता है वर्णों के समूह को ही क्या कहा जाता है, वर्णमाला। ठीक है, वर्णों की माला मतलब एक हो गई कि एक चीज़ों में पिरो के रखना, वही क्या है वर्णमाला है। अगर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्थोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, वर्ण विभाग को क्या कहा जाता है, ऑर्थोग्राफी कहा जाता है। अगर वर्णों के भेद की बात कर लेते हैं अब आगे। ठीक, जो वर्ण के भेद होते हैं, वर्णों के भेद होते हैं वॉल्स एंड कॉन्सोनेंट, दो रूपों में किया जाता है, स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण, जिसे कहा जाता है। पहला क्या हो गया स्वरवर्ण, दूसरा क्या हो गया व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वरवर्ण के अंतर्गत पर स्वर का ही क्या हो गया प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण होगा, स्वर की सहायता से ही बोली जाएगी, तो वही क्या हो गया स्वरवर्ण हो गया। अगर दूसरे अंतर्गत की कहते स्वरवर्ण, दूसरा क्या हो गया व्यंजन वर्ण होता है। ठीक है, वे वर्ण क्या होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और अक्षर रूप में होने पर उच्चारण में क्या होता है और अ की ध्वनि इसके अंतर्गत पे निकलती है। जैसे जैसे क हो गया, देखिए आप निकल लोगे क च ठ तब ऐसे करके आता ना, वो व्यंजन हो गया। अब पहले स्वर की हो जाते तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और फ्लूत स्वर। ठीक, उसके बाद व्यंजन की बात करें तो व्यंजन होते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट होता था। स्पर्श व्यंजन होता है क च ट त प व, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग होता है। अंतस्थ व्यंजन होता है य र ल व, उष्ण व्यंजन होता है तालबिस, मदानदिस, दानदिस। ठीक है, ये पूछ लेता है। संयुक्त व्यंजन होता है अक्षतरज्ञ। और जैसे कि मैंने पहले क्या कहा कि स्वर 13 होते हैं, व्यंजन 36 होते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो लेटर कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर होते हैं। लेटर कितने होते हैं 26 होता है और अल्फ़ाबेट 1 होता है। इंग्लिश के अंतर्गत पर वर्ण विभाग जान लिया, ऑर्थोग्राफी किसे कहा जाता है, इसके अंतर्गत पे जान लिया स्वरवर्ण और व्यंजन वर्ण 2 होते हैं और उन्हीं को हमने पढ़ना होता है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत पर हमें थोड़ा सा क्या होता है कि जो बोलने में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे कहते हैं कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठी, ऐसे पूछ लेता है एग्जाम में, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो आप किस अक्षर को किस चीज़ों से बोला जाता है उसको इस टॉपिक के अंतर्गत पे जानेंगे, वर्ण विभाग के अंतर्गत पे सारा रिलेट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है शब्द विचार। जैसे कि जान रहे हैं कि शब्द विचारों की यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, शब्द विचारों की बात करें तो वर्ड्स हो गया। वर्ड शब्द की सबसे पहले यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, वर्ड जिसे कहा जाता है एक या एक से अधिक अक्षरों वर्णों से बने शब्द क्या होते हैं वर्ड। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अल्फाबेट लेटर हो गया, लेटर मिलकर क्या बनते हैं वर्ड बनते हैं, वही प्रकार क्या हो गया वर्ड हो गया। ठीक है, वर्डों को हम 4 प्रकार से पढ़ते हैं हिंदी के अंतर्गत पे। सबसे पहले कहा तो जो कहा जाता है तो अर्थ के आधार पर। ठीक है, वर्ड्स बेस्ड ऑन मीनिंग, अर्थ के आधार पर हम पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत पर होता है 2 प्रकार से ये भी पढ़ते हैं। सबसे पहला होता है इसके अंतर्गत पर सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे हम इसी के अंतर्गत पे विचार के, किसके अंतर्गत पे शब्द विचार के आधार पर। ठीक है, शब्द विचार के आधार पर की बात करें तो व्युत्पत्ति के आधार पर वर्ड्स ऑन कंस्ट्रक्शन, जिसे कहा जाता है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार की बात करें तो इसमें पढ़ा जाता है सबसे पहला रूढ़ि शब्द, ठीक है, दूसरा पढ़ा जाता है यौगिक शब्द और तीसरा पढ़ा जाता है योगरूढ़ शब्द। ठीक, और उसके बाद में पढ़ा जाता है थर्ड पढ़ा जाता है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार की बात करें तो वर्ड्स बेस्ड ऑन ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर कहेंगे तो उसके अंतर्गत पे क्या पढ़ेंगे आप, सबसे पहले तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा पढ़ेंगे देशज और चौथे नंबर का क्या पढ़ेंगे विदेशी शब्द किसे कहा जाता है। और चौथे नंबर की बात करें तो इसके शब्द विचार के अंतर्गत पे पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर, वर्ड्स बेस्ड ऑन फंक्शन के आधार पर कहेंगे। ठीक है, जिसके अंतर्गत पे क्या आएगा, सबसे पहले आएगा विकारी शब्द और दूसरे शब्द पे आएगा अविकारी शब्द। ठीक है, शब्द विचार के अंतर्गत पे जिसे कहा जाता है शब्द के बारे में, वर्ड्स के बारे में पढ़ना। 4 प्रकार के इसके टाइप होते हैं, अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर तथा वाक्य के प्रयोग के आधार पर। थोड़ा सा इसके अंतर्गत पर आपको पढ़ना और आराम से आपका क्या हो जाएगा वर्ड्स का लेसन, शब्द विचार का एटमोलॉजी जिसे कहा जाता है, इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा कंप्लीट रूप से हो जाएगा। ठीक है, ये लेसन आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसके अंतर्गत पे इतना ही आपको पढ़ने को दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, अब आ गया नाउन। ठीक है, नाउन कहा जाता है, इंग्लिश की बात करें तो हिंदी में, इंग्लिश में तो नाउन कहा जाता है और इंग्लिश में अगर प्रोनाउंसिएशन हिंदी में कहा जाता है संज्ञा और हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है प्रोनाउंसिएशन में नाउन कहा जाता है। नाउन को अगर नाउन की डेफिनेशन कहा जाए तो अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, अगर इसमें इंग्लिश की बात करें तो क्या क्या पढ़ा जाता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन,
कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल और क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट 5 प्रकार के पढ़े जाते हैं। प्रॉपर अगर हिंदी की बात करते हैं, अब हिंदी के अंतर्गत आ जाते हैं तो सबसे नंबर पहला पढ़ते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे कहते हैं प्रॉपर नाउन, और दूसरे नंबर की बात करें तो इसमें पढ़ा जाता है जातिवाचक संज्ञा जिसे कॉमन नाउन कहा जाता है, और थर्ड नंबर की बात करें तो क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे क्या कहा जाता है भाववाचक कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में 3 पढ़ेंगे, इंग्लिश के अंतर्गत पर हम इंपॉर्टेंटली रूप से ये पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, मेटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ग्रामर का जड़ है। हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ गए होंगे आप इतना ही। आगे हम एक अलग से लेसन, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी मिलती है तो अलग से हम प्रत्येक लेसनों का डीपली वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे है उसके बाद में आगे क्या पढ़ना होता है हमें हिंदी ग्रामर के अंतर्गत पे लिंग और वचन जिसे कहा जाता है जेंडर्स एंड नंबर्स। ठीक है, ऐसे इंग्लिश से ही पहचान में आ गया होगा। लिंग की बात करें तो जैसे बोध कराया जाता है ना, जेंडर की बात कही जाती है, ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर को इंग्लिश की बात करें तो कॉमन जेंडर कहा जाता है, और थर्ड जेंडर को क्या कहा जाता है न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है जिसे क्या कहा जाता है नपुंसकलिंग। ठीक है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग कहा जाता है। मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन हो गया, इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में कॉमन नाउन कॉमन जेंडर कहा जाता है, और उसके बाद में जो हो गया थर्ड जेंडर हो गया उसको क्या कहा जाता है न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। वचन की बात करें तो देखिए वचन कहा जाता है एक वचन, द्विवचन या बहुवचन कहा जाता है, या एक वचन या बहुवचन ऐसे यूज हो जाता है। नंबर इंग्लिश में कहा जाता है सिंगुलर या प्लूरल नंबर। आपको पूछेंगे ग्रामर के अंतर्गत पे हिंदी या इंग्लिश के अंतर्गत पे कहीं पे भी कि सिंगुलर क्या है या प्लूरल नंबर क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि आप पूछा आपको वचन पूछा है। तो एक वचन से वैसे ही पता जाएगा कि एक व्यक्ति का बोध कर रहा है, एक से अधिक लोगों का बोध कर रहा है, तो उसके अंतर्गत पे क्या हो गया बहुवचन हो गया। और जेंडर के अंतर्गत पे मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर को जैसे कि मैंने कहा कि कॉमन जेंडर कहते हैं, और थर्ड जेंडर को क्या कहा जाता है न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है। यही क्या पढ़ना है आपने जेंडर एंड नंबर के अंतर्गत पे ग्रामर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंतर्गत पे पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में फिर आता है कारक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिंदी के अंतर्गत पे जिसे क्या कहा जाता है केस कहा जाता है, CASC केस हो गया। अब हम यहाँ पे क्या होता है कि कारक हमें 8 प्रकार के पढ़ने होते हैं। 8 के नाम में शॉर्ट में यहाँ पे आपको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहला होता है यूज़ करते हैं कर्ता कारक, चिन्ह होता है कर्ता कारक प्रथमा ने करके ये, और कर्म कारक होता है द्वितीय को। ठीक है, द्वितीय पर स्थान पर प्रयोग होता है को के लिए होता है, और थर्ड नंबर होता है करण कारक हो क्या है से के द्वारा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चौथा हो गया संप्रदान कारक के लिए किसके लिए प्रयोग किया जाता है कोके के लिए। ठीक है, 5वें नंबर की अगर बात करें तो होता है अपादान कारक, किससे प्रयोग किया जाता है से के लिए प्रयोग किया जाता है। 6 नंबर की बात करें तो क्या होता है संबंध कारक के लिए प्रयोग किया जाता है, जहां पर क्या होता है का के लिए क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 7वें नंबर का हो गया अधिकरण, जहां पर क्या प्रयोग किया जाता है चिन्ह में और फर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है 8वें नंबर का संबोधन के लिए। ठीक है, हे अरे के लिए क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है। केस के अंतर्गत 8 कारक होते हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन हो गया, और उनका चिन्ह जैसे कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सेंटेंस में वैसे ही प्रयोग करेंगे और आपका क्या हो जाएगा कारक का पूरा लेसन खत्म हो जाएगा। और इसी के अंतर्गत पे क्या करेगा एग्जामिनर आपको पूछेगा। ठीक है, उसके बाद की बात करें तो प्रोनाउन। ठीक है, सर्वनाम जिसे कहते हैं, सर्वनाम की बात करें तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहा जाता है सर्वनाम कहते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, अगर प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन क्या होता है इंपोर्टेंटली रूप से 6 टाइप से होता है। ठीक है, यही चीज़ क्या होता है इंग्लिश में भी यूज़ किया जाता है, वही हिंदी में होता है। सबसे पहले होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और चौथे नंबर का होता है संबंधवाचक सर्वनाम, और 5वें नंबर का होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 6ठे नंबर का क्या होता है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, सारे के सारे अगर आगे बढ़ेंगे तो अगर इधर इसको इंग्लिश की बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम को कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, याद कीजिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों रिलेट कर रहा हूँ, दोनों ग्रामर साथ में इस वीडियो के अंतर्गत पे हमें कंप्लीटली रूप से रिव्यू करना है, जानना आखिर हमें क्या पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि पुरुषवाचक सर्वनाम को कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन, और उसके बाद में है निश्चयवाचक सर्वनाम को कहा जाता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक, उसके बाद अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है उसको कहा जाता है इनडेफिनिट प्रोनाउन हो गया। और चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर का जो नाउन हो गया उसको क्या कहा जाता है संबंधवाचक। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और 5वें नंबर की बात करें तो क्या हो गया प्रश्नवाचक, जिसको क्या कहा जाता है
क्या कहा जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और उसके बाद है छठे नंबर का, जिसको क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, नीचवाचक कहा जाता है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वही क्या होता है, सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे कि आगे जब टॉपिक आएंगे तो उसके अंतर्गत पर आप समझ जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंतर्गत पर आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो सर्वनाम के अंतर्गत पे प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन कितने टाइप से होते हैं, प्रोनाउन 6 टाइप से होते हैं हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, अब बस इनका यूज जानना आपको कि कैसे इसका यूज करना है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में है एडजेक्टिव विशेषण। ठीक है, क्या है एडजेक्टिव विशेषण, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है या गुण दोष जो भी ईटीसी उसकी जो भी आदि चीज़ों को उसकी वैल्यू या जो भी बताता है वही क्या हो गया, विशेषण कहा जाता है। इंग्लिश में कहा जाता है एडजेक्टिव। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एडजेक्टिव होता है जिसे विशेषण कहा जाता है। इसको कहा जाता है एडजेक्टिव और क्वालिटी, एडजेक्टिव और क्वांटिटी जो होता है न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गया। और उसके बाद की बात करें तो डेमोस्ट्रेटिव क्या हो गया, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले की बात करें तो गुणवाचक। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एडजेक्टिव और क्वालिटी किसी चीज़ का गुण बताने के लिए, क्वालिटी उसकी गुण को बताता है तो यह क्या होगा, विशेषण हो गया। दूसरा क्या बताएगा उसका एडजेक्टिव और क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है परिणाम को बताना। ठीक है, थर्ड नंबर की बात करें तो हिंदी में बताएगा संख्याबोधक विशेषण, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूमेरल एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, और न्यूमेरल एडजेक्टिव कहा जाता है। और चौथे नंबर की बात करें तो संकेतवाचक विशेषण हो जाता है। संकेत को इंग्लिश में कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, विशेषण के अंतर्गत पे क्या होता है, किस जो है हिंदी के अंतर्गत पे 4 होते हैं, गुणवाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया, और उसके बाद में क्या हो गया, संख्याबोधक हो गया। और चौथे नंबर की बात करें तो संबंधबोधक संकेतवाचक जो विशेषण होता है, 4 ही चीज़ पढ़ने होते हैं। लेकिन विशेषण की जो तुलना करी जाती है, जिसे की जाती है कॉम्प्रोमाइज ऑफ द, जिसे एडजेक्टिव कहा जाता है, तो 3 रूपों में कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन से होता है, पॉजिटिव डिग्री हो गया, कॉम्परेटिव डिग्री होगी दूसरी, और थर्ड नंबर की क्या होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी। क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गया, दूसरा हो गया कॉम्परेटिव डिग्री, और थर्ड क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अगर पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो हिंदी में कहा जाता है मूल्यावस्था, और दूसरे नंबर की बात करें तो कॉम्परेटिव डिग्री को कहा जाता है उत्तरावस्था, और थर्ड नंबर की जो सुपरलेटिव डिग्री कहा था हमने पहले, उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उत्तम अवस्था कहा जाता है। ठीक है, विशेषण के अंतर्गत तो हमने जान लिया। ठीक, समझ गए होंगे एडजेक्टिव किसे कहा जाता है, विशेषण किसे कहा जाता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में है क्रिया। वर्ब कहलाता है जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाता है वही क्या कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। वही इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब कहा जाता है। ठीक है, वही क्या कहा जाता है, वर्ब कहा जाता है, जिसमें काम वर्क जो भी हो रहा है। अगर इसकी बात करें तो क्रिया के भेद की बात करें, काइंड्स ऑफ वर्ब इंग्लिश में कहा जाता है क्रिया के भेद हो गए। सबसे पहला होता है, एक होता है कर्म के आधार पर, और दूसरा क्या होता है, प्रयोग के आधार पर। पहला क्या हो गया, कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, और दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर भी क्रिया के क्या होते हैं, आगे भेद होते हैं, उसको भी जानेंगे। ठीक है, क्या क्या होते हैं उसके नाम की अगर की बात करें तो इंपॉर्टेंटली रूप से अगर बात करें तो प्रयोग के आधार पर 5 या 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाम भी बता देता हूँ। कर्म के आधार की बात करें तो सबसे पहले होता है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। यदि आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ते होंगे तो आपने पढ़ा होगा एक ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा पढ़ा होगा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में पढ़ेंगे आप सकर्मक क्रिया, और इंट्रांजिटिव वर्ब के अंतर्गत पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। ठीक है, समझ गए होंगे। और क्या हो गया, एक कर्म के आधार पर, दूसरा हो गया प्रयोग के आधार पर। लेकिन अब प्रयोग के आधार पर आपको कैसे पढ़ना है, एक पढ़ेंगे आप सिंपल वर्ब हो गया। ठीक है, सिंपल का मतलब हो गया सामान्य हो गया प्रयोग के आधार पर। दूसरा हो गया संयुक्त क्रिया, जिसे क्या कहा जाता है, कंपाउंड वर्ब कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, कंपाउंड वर्ब हो गया। और थर्ड नंबर की बात करें तो क्या कहा जाता है, नामपद क्रिया कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नॉमिनल वर्ब। अब आपको पूछ लिया कि नॉमिनल वर्ब क्या है, तो हिंदी में कहते हैं नामपद क्रिया, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर की बात करें तो आप पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया, जिसे क्या कहा जाता है, कॉजेटिव वर्ब कहा जाता है। और 5वें नंबर की बात करें तो क्या पढ़ेंगे, जिरेंडिव वर्ब कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, क्रिया के अंतर्गत पर हमें कितने रूपों में से पढ़ना होता है, एक कर्म के आधार पर, एक प्रयोग के आधार पर। कर्म के आधार पर 2 होते हैं, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। सकर्मक और कर्मक क्रिया तथा प्रयोग के आधार की बात करें तो हमने कितने प्रकार से पढ़े, 5 रूपों के अंतर्गत पे पढ़े, और हमारा क्या हो जाता है, वर्ब कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, प्रत्येक लेसनों का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी मिलती है तो मैं अलग से वीडियो डीपली प्रोवाइड करूँगा ताकि आप और डीपली समझ सकें। वैसे बुक का इतना जानना आपको काफ़ी अत्यधिक मात्रा में मददगार साबित होगा। यदि आपके पास बुक है, बुक पढ़ने में अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझ के कि हमें क्या क्या इसके अंतर्गत पे पढ़ना है। उसके बाद आता है टेंस। ठीक है,
हिंदी ग्रामर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इंग्लिश ग्रामर के लिए तो ज़्यादा ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आपको आगे पूरी ग्रामर सीखनी होती है तो टेंस आपको सीखना होता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको बताऊंगा ताकि आप आसान शब्दों में समझ जाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो टेंस, देखिए काल बोला जाता है स्थिति, ठीक है। काल टेंस की डेफिनेशन में हिंदी में बता देता हूँ कि क्रियापदों के जिन रूपों से कार्य होने के समय का पता चलता है या समय का बोध होता है उसको क्या कहा जाता है, काल कहा जाता है या टेंस कहा जाता है, ठीक है। और हो गया सबसे पहले वर्तमान काल, दूसरा हो गया भूतकाल, तीसरा क्या हो गया भविष्य काल। अगर वैसे ही बात करें तो ग्रामर में अगर इसकी सीरीज चलती है तो सबसे पहले क्या आता है, भूतकाल आता है, फिर क्या होता है वर्तमान, फिर क्या होता है भविष्य काल, ऐसे चलता है, ठीक है। जो आपका अभी है वर्तमान काल है, जो आपका बीत चुका है वो आपका भूतकाल है, जो आपका आएगा वो क्या हो गया भविष्य काल हो गया। हिंदी में ऐसे आएगा। अगर इंग्लिश की बात करें तो सबसे पहले आ गया प्रेजेंट टेंस, आपका अभी वर्तमान काल हो गया। पास्ट जो आपका बीत गया पास्ट टेंस हो गया। थर्ड नंबर का हो गया पास्ट फ्यूचर, जो आपका भविष्य आएगा वही क्या होगा आपका भविष्य काल होगा, ठीक है। अब इसके अंतर्गत पे हम ग्रामर में इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पे क्या करते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस तथा फ्यूचर टेंस होते हैं। सबको क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट टेंस हो गया, यहाँ पास्ट टेंस हो गया और तीसरे नंबर का क्या हो गया फ्यूचर टेंस, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। सो एक प्रत्येक का कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट तथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट के अंतर्गत पे पढ़ गए। अब क्या हो गया पास्ट के अंदर, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट तथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। उसके बाद में फ्यूचर आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और उसके बाद में क्या आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस आता है। लेकिन देखिए जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया तो इसको भी सेंटेंस हम 3 रूपों में बनाएंगे। क्या है, एक हो गया अफर्मेटिव हो गया और दूसरा हो गया निगेटिव और तीसरे नंबर क्या हो गया इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में नॉर्मल सेंटेंस होगा, निगेटिव से पता चल रहा है कि नॉट वाला हो गया और इंट्रोगेटिव की बात करें तो क्या होगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का क्या किया जाएगा प्रयोग किया जाएगा और क्या होगा आपका ग्रामेटिकल कंप्लीट हो जाएगा। टेंस के अंतर्गत पे टेंस कंप्लीट हो जाएगा। वैसे पास्ट का भी करेंगे, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, सबका बढ़ते रहेगा, ठीक है। और आपका क्या हो जाएगा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके अंतर्गत पे रूल वैसे ही क्या किए जाएंगे प्रयोग किए जाएंगे और आपका क्या होगा टेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे है इसके बाद में वॉइस, ठीक है। अब देखेंगे आप पढ़ते होंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आखिर होता क्या है। हिंदी में कहा जाता है उसको वाच्य, ठीक है, वाच्य कहा जाता है और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सॉरी इंग्लिश में कहा जाता है इसको वॉइस कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है वॉइस कहा जाता है। अब जान लेते हैं आखिर क्या है, ठीक है। वाच्य वॉइस के लिए हिंदी में पढ़ते हैं हम 3 प्रकार के, ठीक है। वाच्य का अर्थ होता है कहना, डेफिनेशन होता है वाच्य का अर्थ होता है कहना, ठीक है। कथन क्या कर रहा है, वाच्य की रचना शैली क्या है वो उसके अंतर्गत पे बताएगा। और इसके अंतर्गत पे हिंदी के अंतर्गत पे 3 होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और थर्ड नंबर का क्या होता है भाववाच्य। कृतवाच्य को कहा जाता है एक्टिव वॉइस और दूसरे नंबर को कर्मवाच्य को कहा जाता है पैसिव वॉइस और थर्ड नंबर के भाववाच्य को कहा जाता है इम्पर्सनल वॉइस कहा जाता है। लेकिन ग्रामर के अंतर्गत पे इंग्लिश के अंतर्गत पे एक्टिव पैसिव दोनों वॉइसों का ही यूज किया जाता है, ठीक है। अगर कृतवाच्य की बात करें तो कृतवाच्य के अंतर्गत पे क्या होता है, आप कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पर क्या होगा एक्टिव के अंतर्गत पे, एक्टिव वॉइस के अंतर्गत पे क्या होगा कर्ता की प्रधानता होगी, ठीक है। क्या होगा कर्ता की, सब्जेक्ट जो कर्ता होता है उसकी प्रधानता होगी। और जो है कर्म, दूसरे नंबर की कर्मवाच्य कहा जाता है जिसको क्या कहा जाता है पैसिव वॉइस कहा जाता है। जो क्या होगा कर्म होगा, कर्म की क्या होगी वहाँ पे जो है वो बताएगा, उसकी प्रधानता वहाँ पर होगी तो वो क्या होगा पैसिव वॉइस में उसको ऐसे कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। जो है उसके बाद में भाववाच्य की बात करें तो इम्पर्सनल जो वॉइस होता है, जिस क्रियापद में क्या होता है न तो कर्ता का प्रभाव होता है न क्या होता है कर्म की प्रधानता होती है और उसमें क्या होता है भाव की प्रधानता होती है, वही क्या हो गया इम्पर्सनल वॉइस हो गया, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं वाच्य 3 प्रकार के, एक्टिव, पैसिव तथा थर्ड नंबर का क्या हो गया इम्पर्सनल, कृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। कृतवाच्य के अंतर्गत पे कर्ता की प्रधानता, कर्म के अंतर्गत पे कर्मवाच्य की प्रधानता, कर्मवाच्य के अंतर्गत पे कर्म की प्रधानता तथा भाववाच्य के अंतर्गत पे क्या होगा भाव की प्रधानता होगी, ठीक है। आप समझ गए होंगे। और आपका क्या हो जाएगा थोड़ी सी उसके अंतर्गत पे इंग्लिश के अंतर्गत पे कुछ रूलें जुड़ जाती है, वो रूल कंप्लीट होते हैं आपका वॉइस वाच्य क्या हो जाएगा लेसन खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आप क्या होगा सबसे पहले आप टेंस सीखिएगा, फिर उसके बाद में टेंसों के रूल लग के क्या होता है वॉइस का यूज होता है और वहाँ पर सेंटेंस होता है कि कैसे किस सेंटेंस पे किस टेंस पे चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में
क्रिया विशेषण, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, एडवर्ब कहा जाता है। एडवर्ब होता है क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की कोई भी विशेषता बताते हैं उसको क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहते हैं। नाम से पता चलता है, एडवर्ब कहा जाता है। थोड़ा इसके अंतर्गत पे इंग्लिश पर लॉ और जुड़ जाता है, शॉर्ट जान लेंगे यहाँ पे भी। क्रिया की विशेषता बताने वाले को ही क्या कहा जाता है, क्रिया विशेषण कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एडवर्ब, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पर जो विशेषण होगा उसकी विशेषता बताएगा, क्रिया जो क्रिया होगी, वर्ब होगी, उसकी विशेषता ये वहाँ पर भी तो बताएगा ना, कोई अलग से नहीं बताएगा। वही क्या कहा जाएगा, क्रिया विशेषण कहा जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे। अगर कि एडवर्ब की बात करें तो एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं हिंदी में, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है कालवाची क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम जिसे कहा जाता है। दूसरा हो गया स्थानवाची क्रिया विशेषण जिसे क्या कहा जाता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। और थर्ड नंबर की बात करें तो परिमाणवाची क्रिया विशेषण जिसे क्या कहा जाता है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। चौथे नंबर की अगर बात करें तो क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण जिसे क्या कहा जाता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, एडवर्ब 4 टाइप के होते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, और उसके बाद में क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर्स। यही चीज़ें आपको क्रिया विशेषण के अंतर्गत पे हिंदी और इंग्लिश के अंतर्गत पे जानना है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में पढ़ते हैं हम कालवाची क्रिया विशेषण, स्थानवाची क्रिया विशेषण, परिमाणवाची क्रिया विशेषण, और चौथे नंबर क्या क्या गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इनकी डेफिनेशन हल्की वही से रिलेट होती है, और क्या हो जाएगा इसके अंतर्गत पे क्रिया विशेषण भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में है अव्यय, इनडिक्लेनेबल जिसे कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अव्यय शब्द जिसे कहा जाता है इनडिक्लेनेबल, ठीक है। INDECLINABLE, ठीक है। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसको हिंदी में कहा जाता है अव्यय, ठीक है। अब आखिर होता क्या है इसको जान लेते हैं, ठीक है। अव्यय की बात करें तो अव्यय होता है पोस्ट पोजिशन कहा जाता है, जिसे इंटरजेक्शन कहा जाता है, तथा कंजक्शन कहा जाता है। इंग्लिश में 3 चीज़ों को ही यूज किया जाता है। संबोधक अव्यय जिसे कहा जाता है, ठीक है। संबोधक करने के लिए जहाँ पर यूज किया जाता है उसको कहा जाता है पोस्ट पोजिशन अव्यय कहा जाता है। पोस्ट पोजिशन इनडिक्लेनेबल कहा जाता है, संबंध बोधक अव्यय हो गया। और दूसरे नंबर का हम यहाँ पर पढ़ते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसको क्या कहा जाता है, इंटरजेक्शन कहा जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा इंटरजेक्शन, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसे लगता है ना, वही क्या हो गया, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो गया। और थर्ड नंबर का हो गया समुच्चय बोधक अव्यय, जिसको क्या कहा जाता है, कंजक्शन कहा जाता है, ठीक है। इंग्लिश में जोड़ने के लिए संयोजक, वियोजक या विकल्प सूचक जिसको कहा जाता है, इन तीन रूपों से समुच्चय बोधक अव्यय का यूज किया जाता है। वही इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत भी किया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, कंजक्शन कहा जाता है, ठीक है। 2 सेंटेंसों को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, बीच में एक होता है, जैसे कहा कि तुम कक्षा में होते तो हो, किंतु केवल तुम्हारा शरीर से मन से नहीं, या मतलब शरीर से होता है मन से नहीं, ऐसे करके कोई सेंटेंस हो गया तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। तो बीच में क्या आ गया, किंतु आ गया, ठीक है। कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक, अर्थात जो सेंटेंस को क्या करेगा, वहाँ पर जोड़ने का काम करेगा, ठीक। समझ गए होंगे। अव्यय इनडिक्लेनेबल जिसे कहा जाता है 3 प्रकार के होते हैं हिंदी में, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय को इंग्लिश में कहा जाता है पोस्ट पोजिशन, और दूसरा विस्मयादि बोधक अव्यय को कहा जाता है इंटरजेक्शन, और थर्ड हो गया समुच्चय बोधक अव्यय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंजक्शन कहा जाता है, ठीक है। और क्या हो गया आपका अव्यय शब्द का जो है इनडिक्लेनेबल अव्यय का लेसन खत्म हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में तत्सम और तद्भव, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप कहीं पे भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो तत्सम तद्भव तो क्वेश्चन पूछ लेता है। हिंदी ग्रामेटिकल के अंतर्गत पे इंग्लिश में कहा जाता है प्योर एंड इम्प्योर वर्ड्स जिसे कहा जाता है, ठीक है। तत्सम शब्द की डेफिनेशन मैं बता देता हूँ। संस्कृत वर्ड में जो का तो बोलना ही तत्सम शब्द कहलाता है। तद्भव क्या होता है, तत्सम संस्कृत को हिंदी में ही उसका कन्वर्ट करना या प्रोनाउंसिएशन हिंदी में करना ही क्या कहा जाता है, तद्भव कहा जाता है। जिसे तत्सम शब्द क्या होगा, अश्रु कहा जाता है। अश्रु को हिंदी में तद्भव में क्या कहा जाएगा, आंसू कहा जाता है, ठीक है। उससे अमूल्य है, अमूल्य संस्कृत वर्ड है तत्सम शब्द, उसको हिंदी में क्या कहा जाएगा, तद्भव में क्या कहा जाएगा, अमोल कहा जाएगा। वही क्या हो गया, प्योर एंड इम्प्योर वर्ड्स कहा जाएगा, ठीक है। इसके बहुत सारी मीनिंगें होती है, आप अगर बुक है तो आप उसके अंतर्गत से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तत्सम और तद्भव एग्जाम में पूछने को दिखाई देता है अधिक मात्रा में। आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में विलोम शब्द, जिसको कहा जाता है एंटोनिम, अर्थात उल्टा हो गया, ठीक है। जाना, राम जा रहा है तो उसका उल्टा क्या हो गया, राम आ रहा है, ठीक है। वही क्या हो गया, हिंदी में क्या कहा जाता है, विलोम शब्द कहा जाता है, और इंग्लिश में कहा जाता है एंटोनिम से कहा जाता है। यदि आप
यूके एसएससी की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर विलोम शब्द भी पूछेगा। यदि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आपका क्या होता है कि ग्रामेटिकल, जो इंग्लिश ग्रामेटिकल है उसके अंतर्गत पे एंटोनिम पूछने को दिखाई देते हैं, या जहाँ अन्य ग्रामर होता है, इंग्लिश ग्रामर पूछता है तो वहाँ पर एक दो एंटोनिम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ग्रामर के अंतर्गत में विलोम शब्द आप समझ गए होंगे, छोटा सा लेसन है। उसके बाद है पर्यायवाची, जिसको स्टूडेंटों को मालूम नहीं होता है, कन्फ्यूजन होता है यार एंटोनिम और सिनोनिम में, तो अब मैं बता देता हूँ कि पर्यायवाची होता है सिनोनिम, जिसे कहा जाता है SYNONYMS कहलाता है। सिनोनिम को होता है पर्यायवाची। ठीक है, मतलब पर्यायवाची मतलब उसी चीज़ का क्या होता है कि और भी होना, जैसे एक नाम होता है तो अब आपका नाम होगा तो और नाम भी हो सकते हैं ना, उससे अनेक अर्थ निकल सकते हैं, वही पर्यायवाची हो सकता है। जैसे मैं बता देता हूँ, अगर की बात करें तो अंग होता है। ठीक है, अंग होता है तो इसको क्या कहा जाता है, अवयव भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, भाग भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, हिस्सा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अंग को अवयव भी कहा जाता है, भाग भी कहा जाता है, हिस्सा कहा जाता है। जैसे अग्नि को क्या कहा जाता है, आग, पावक, अनल, हुतासन, दहन भी कहा जाता है। ठीक है, और वैसी के अंतर्गत पर अगर इंग्लिश की बात करते हैं कि जैसे कि हमने पिछले वाले में जाना है। ठीक है, एक मैं बता देता हूँ, प्रिक्लूड कहते हैं ना, जैसे प्रिक्लूड होने न देना, तो उसको अगर सिनोनिम की बात करें तो उसका क्या होता है, प्रिक्लूड का प्रिवेंट कहलाता है, पुटे सॉर्ट ऑफ कहलाता जाता है, या प्रोहिबिट कहलाता है। अगर उसी का जो एंटोनिम है, किसका, प्रिक्लूड का एंटोनिम है, जिसको विलोम शब्द कहेंगे, तो क्या होगा, अलाउ होगा, परमिट हो गया, और इनकरेज उसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, सिनोनिम क्या हो गया, पर्यायवाची हो गया, एंटोनिम क्या हो गया, उसका विपरीत हो गया। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप एंटोनिम और सिनोनिम में भी अंतर। आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए क्या होगा, एक शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि क्या होता है कि पूरी एक लंबी कहानी बोल दिया तो उसको शॉर्ट में, ठीक है, जिस विषय वस्तु को गुप्त रखना है या कोई चीज़ है उस चीज़ को सीक्रेट रखना है तो आप क्या कहेंगे, गोपनीय है कह देंगे, बस हो गया। ठीक है, जो देश के, और ये क्या होता है कि जो देश के लिए कष्ट उठाकर मौत को गले लगाने वाले को क्या कहते हैं, बलिदानी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, बलिदानी है। बहुत तेज़ गति से चलने वाला क्या होगा, द्रुतगामी। एग्जाम में पूछ लेता है कि बहुत हिंदी ग्रामेटिकल के अंतर्गत में। ठीक है, ऐसी इंग्लिश में भी पूछ लेता है और इंग्लिश में मीनिंग देगा आपको, उसको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करके उसको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। जैसे मैं कहा कि बहुत तेज़ गति से चलने वाला कौन होता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 4 ऑप्शन दिया होगा तो उसके अंतर्गत द्रुतगामी उसको कहा जाता है। ईश्वर पर विश्वास रखने वाले को क्या कहा जाता है, एक शब्दों में लिखिए तो आस्तिक कहा जाएगा, और ईश्वर पर विश्वास न रखने वाले को क्या कहा जाएगा, नास्तिक कहा जाएगा। वन वर्ड से सब्स्टिट्यूशन के अंतर्गत पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछने को दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे है उसके बाद में अनेकार्थी शब्द। ठीक है, पोलियोनिम्स जिसे कहा जाता है, अगर अनेकार्थी शब्द, ठीक है, एक अक्षर दिया होगा उसके क्या होंगे, अनेक अर्थ होंगे। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि क्या कहा जाता है, तात एक अर्थ होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तात होता है, तात कहा जाता है। ये पूछ लेता है अनेकार्थी शब्द कहलाता है। क्या होता है कि जब एक ही शब्द के क्या होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं, उसको ही अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे तात कहा मैंने, तात को क्या कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है, पुत्र भी कहा जाता है, और भाई भी कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ एक अक्षर है तो इसके अन्य क्या होते हैं, धन होता है, कारण होता है, लिए भी होता है, या प्रयोजन होता है, और यही क्या हो गया, अनेकार्थी शब्द। और जैसे इंदु हो गया ना, इंदु का होता है चंद्रमा, देवता, और क्या होगी, कपूर हो गया। ऐसे अनेक हो गया। मधु, जैसे मधु होता है तो उसको क्या कहते हैं, शहद भी कहते हैं, और मदिरा भी कहते हैं, चैत्र मास भी कहते हैं। वसंत के लिए भी क्या किया जाता है, मधु का यूज किया जाता है। और आपने देखा होगा एक कर्ण होता है, कान, कुंती, पुत्र, कारक, और अत्यधिक मात्रा में मैं देखता हूँ कि जो कर्ण होता है, कर्णों के नाम का भी कन्वर्सेशन जो ये पूछता है। ठीक है, पोलियोनिम से पूछता है अधिकतर मात्रा में एग्जामों पर, अनेकार्थी शब्द पूछता है। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, एक या दो थोड़ा सा अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन घुमाना है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव बना देगा, और इसी के अंतर्गत से इसी से पूछेगा। ठीक है, अनेकार्थी शब्द पॉलीमर से बताए तो आप समझ गए होंगे कैसे होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में आगे है इसके बाद यहाँ पे विरामादिक चिन्ह कहा जाता है, पंक्चुएशन मार्क जिसे कहा जाता है। क्या कहता है, पंक्चुएशन मार्क जिसे कहा जाता है, और हिंदी में कहे तो विराम चिन्ह होता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक हो तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। और देखिए कैसे यूज़ किया जाता है, हिंदी और इंग्लिश ग्रामेटिकल के अंतर्गत पर पंक्चुएशन मार्कों का वो काफ़ी यूज़ होता है। ठीक है, विराम चिन्हों का काफ़ी यूज़ होता है। सबसे पहले होता है कॉमा का यूज़ होता है, कहीं पर भी आपको सेंटेंस लिखना है तो वहाँ पर अल्प विराम का यूज़ करेंगे, जिसको क्या कहा जाता है, कॉमा कहा जाता है। उसके
बाद में दूसरा आता है अर्धविराम, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेमी कॉलम। क्या होता है कि एक बिंदा ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, एक बिंदा लगा होगा, एक ऐसे दिखाई देगा, सेमी कॉलम हो गया। और थर्ड नंबर की बात करें तो पूर्ण विराम कहा जाता है। पूर्ण विराम कहीं सेंटेंस से कंप्लीट होता है तो ऐसे लग जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, फुल स्टॉप कहा जाता है, ठीक है। चौथे नंबर का होता है प्रश्नवाचक, जिसको कहा जाता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ऐसे लगेगा क्वेश्चन मार्क। फिर फिफ्थ नंबर का होता है विस्मयादि बोधक अवयव, साइन ऑफ इंटरजेक्शन, जिसे कहा जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये हो गया, ठीक है, समझ गए होंगे। योजक चिन्ह कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है हाईपेन से कहा जाता है, छोटा सा लगेगा ऐसे करके, और उसके बाद में लगता है डैश चिन्ह, ठीक है। निर्देश चिन्ह जिसे कहा जाता है सातवें नंबर का होता है। डैश क्या लगता है, बड़ा सा लगता है और हाईपेन से छोटा सा साइज होता है, ठीक है। और हाईपेंस और डैश में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। हाईपेंस को हिंदी में कहा जाता है योजक चिन्ह, छोटा सा चिन्ह लगेगा। और उसके बाद में निर्देश चिन्ह की बात करें तो जिसे डैश कहा जाता है, थोड़ा सा क्या लगेगा, बीच में लगेगा, ठीक है। जो हाईपेंस होता है, इधर इधर जब आप लिखेंगे तो स्पेस नहीं होगा, अगर डैश होगा तो कोई शब्द लिखेंगे तो ऐसे करके, ठीक है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, अगर आपने क्या करना है, ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंटों को यहाँ पर भी। योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में योजक चिन्ह कहा जाता है हाईपेंस। देखिए हाईपेंस लिखते टाइम पर पास में से ऐसे डैश लगा देंगे, लेकिन अगर उसके बाद में ही डैश लगाना है, जिसको हिंदी में कहा जाता है निर्देश चिन्ह, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऐसा लिखने का, फिर यहाँ से क्या होगा, अपना टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपने देखा होगा जिसको क्या कहा जाता है, निर्देश चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। पंक्चुएशन मार्क के अंतर्गत हो गया। फिर उसके बाद हो गया आठवें नंबर का होता है अनुदेशक चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है, अनुदेशक चिन्ह होता है, ऐसे करके आपने ऐसे देखा होगा, अनुदेशक चिन्ह कहा जाता है साइन ऑफ फॉलोइंग जिसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है 9वें नंबर का लाघव चिन्ह कहा जाता है, ठीक है। एब्रीविएशन साइन कहा जाता है, जो ऐसे करके जीरो लगा होता है, एब्रीविएशन साइन होता है। और 10वें नंबर का होता है उद्धरण चिन्ह कहलाता है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा जिसे कहा जाता है उद्धरण चिन्ह। इन्वर्टेड कॉमा का काफ़ी यूज होता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड तो होगा, तो सिंगल होगा ऊपर से, डबल होगा तो इस रूप से डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है, ठीक है। सिंगल होता है तो सिंगल ऐसे कहता है। हिंदी में कहा जाता है उद्धरण चिन्ह, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इन्वर्टेड कॉमा कहा जाता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश ग्रामेटिक के लिए दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझने के लिए। आप समझ गए होंगे पंक्चुएशन मार्क 10 प्रकार के मैंने इसके अंतर्गत भी बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आगे लेसन है वर्तनी दोष, ठीक है। वर्तनी दोष इंग्लिश में कहेंगे, सॉरी हिंदी में कहेंगे, और हिंदी में कहेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। थोड़ा सा क्या होगा कि एग्जामिनर क्या देगा, काफ़ी अत्यधिक मात्रा में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लेसन भी हिंदी ग्रामर के अंतर्गत पे रात्रि ऐसे लिखी होगी, ठीक है, रात्रि ऐसे लिखी। वर्तनी दोष तो सही कौन सा है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, जो ऑप्शन ऐसे होगा, रात्रि ऐसे लिखी होगी वही होगा, ठीक है। या लिखा होगा आपका गौरव लिखा होगा, तो असली होता क्या है, गौरव होता है, ठीक है। क्या होता है, गौरव होता है, ऐसे करके स्पेलिंग मिस्टेक हिंदी या इंग्लिश के अंतर्गत पे, इंग्लिश के अंतर्गत पे इंग्लिश मीनिंग देगा, और हिंदी ग्रामेटिकल के अंतर्गत पे हिंदी पर, ठीक है। अगर IB इंटेलिजेंट का ब्यूरो अगर आप पेपर देंगे तो उसके अंतर्गत पे स्पेलिंग मिस्टेक के कुछ क्वेश्चन डाल देता है कभी कभी एग्जामिनर, ठीक है। और हिंदी व्याकरण के अंतर्गत भी तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे लेसन क्या है, उसके बाद में शुद्ध वाक्य विचार, ठीक है, करेक्शन ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। क्या होगा कि कोई सेंटेंस दिया होगा और उसके अंतर्गत पे आपको क्या करना होगा, सेंटेंस करेक्शन करना होगा, उसके प्रोनाउंसिएशन में क्या मिस्टेक आ रही है, बोलने का तरीका क्या है, तो उसके अंतर्गत पे आखिर मिस्टेक है किस चीज़ों में होंगी, ठीक है, वो जान लेते हैं। एक होगा क्या हो गया, वचन के आधार पर, दूसरा होगा लिंग के आधार पर या कारक के आधार पर, तीसरे नंबर का, चौथा होगा नाउन के आधार पर, पाँचवा होगा प्रोनाउन के आधार पर, और छठे नंबर का क्या गया, एडजेक्टिव के आधार पर, विशेषण के आधार पर, या एडजेक्टिव के आधार, एडवर्ब के आधार पर, क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण संबंधित जो भी और ETC मिस्टेकें होंगी उस रूप से क्या करेंगे आप, सेंटेंस के अंतर्गत पे भी कलेक्शन करेंगे, ठीक है। जो मुहावरे होते हैं उसके आधार पर भी क्या होता है, मिस्टेक होती है, सारे से देखेंगे, ठीक है। करेक्शन कैसे करना आप क्वेश्चन देके आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा आप टॉपिक को ज़्यादा बोरिंग मत बनाइए और ज़्यादा उसको क्या मत कीजिए कि बहुत हार्ड है ऐसे मत सोचिए, ठीक है। ग्रामेटिकल जो हिंदी और इंग्लिश है बहुत इजी है, आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं। वैसे मेरे द्वारा जो रिव्यू कराया जा रहा है इसके साथ में समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। वैसे तो आप समझ रहे होंगे और समझ गए होंगे कि करेक्शन ऑफ द सेंटेंस आपको कैसे करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे लेसन है उपसर्ग एवं प्रत्यय। एग्जाम पर्सपेक्टिव से हिंदी और इंग्लिश ग्रामेटिकल के लिए भी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीफिक्स एंड सफिक्स जिसे कहा जाता है, ठीक है। अगर प्रीफिक्स की बात करें तो उपसर्ग हो गया, और सफिक्स की बात करें तो क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, ठीक है। उपसर्ग का अर्थ ही पता चल रहा है कि प्री, ठीक है। आप जब एग्जाम देते हो तो मेरा प्री कहते हैं पहला एग्जाम है, तो उपसर्ग क्या होगा, अक्षर पहले लगेगा, और जो सफिक्स है शब्द अक्षर की क्या हो जाएगा, बाद में लगेगा, ठीक है। अगर क्या होता है कि
अक्षर होता है ना, अभिमान लिखा है, तो इसमें क्या होगा कि जो अभी है, अभी क्या है, उपसर्ग है, क्योंकि ये आगे लगा है, अभी क्या है पूछेगा तो उपसर्ग होगा। अभिमान के अंतर्गत में मान क्या है, तो क्या होगा, उसका प्रत्यय होगा, शब्द के क्या लगा, बाद में लगा है। ठीक है, पूरा अक्षर क्या हो गया, अभिमान हो गया, आगे का अक्षर क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, ऐसे पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, अभिमान में अभी के बाद वाले अक्षर को क्या कहेंगे, तो मान वाले को प्रत्यय कहेंगे, और मान से पहले वाले अक्षर को क्या कहेंगे, उपसर्ग कहेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। अगर प्रत्यय की बात करें तो प्रत्ययों को भी दो रूपों में बांटा जाता है। सबसे पहले होता है सफिक्स जिसे कहा जाता है, एक हो गया कृत प्रत्यय और दूसरा कौन सा हो गया, तद्धित प्रत्यय। पहले एक कौन सा हो गया, कृत प्रत्यय, और दूसरा कौन सा हो गया, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स हो गया, और दूसरा क्या हो गया, तद्धित प्रत्यय को क्या कहा जाता है, नॉमिनल सफिक्स कहा जाता है। लेकिन देखिए कृत प्रत्यय जो प्राइमरी सफिक्स होता है, इसको भी 5 रूपों में बांटा गया है हिंदी के अंतर्गत पे। एक कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, करणवाच्य और क्या हो गया, विशेषण वाच्य हो गया। ठीक है, कृत प्रत्यय के अंतर्गत पे। और दूसरे नंबर की प्राइमरी सफिक्स के अंतर्गत पे या नॉमिनल सफिक्स की बात करें तो इसके अंतर्गत पे क्या होता है, एक होता है कृतवाच्य तद्धित प्रत्यय, और दूसरा होता है भाववाच्य तद्धित प्रत्यय, और तीसरे नंबर का होता है संबंध बोधक तद्धित प्रत्यय, और चौथे नंबर का होता है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, और पांचवें नंबर में क्या होता है, लघुता बोधक तद्धित प्रत्यय होता है। ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय समझ गए होंगे आप, हिंदी और इंग्लिश में ही ऐसे रिलेट करके समझ जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे लेसन है, उसके बाद में क्या पढ़ना होता है, जॉइनिंग संधि। देखिए संधि हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ना होता है। संधि का मतलब होता है दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, अब कितने होते हैं स्वर संधि, सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्वर संधि, नंबर 2 पढ़ते हैं हम व्यंजन संधि, और तीसरे नंबर का पढ़ते हैं हम विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, और तीसरे नंबर का क्या हो गया, विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर्गत पे क्या होता है, दीर्घ संधि। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और क्या होता है 5वें नंबर का अयादि संधि। 5 संधि होती है स्वर संधि के अंतर्गत पर, स्वरों का ही कॉम्बिनेशन होगा। और दूसरे बाद में क्या होता है, व्यंजन संधि होता है, व्यंजनों के लिए पढ़ेंगे। और उसके बाद में क्या पढ़ेंगे, विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर और व्यंजन संधि के मेल के अंतर्गत पर जो विसर्गों का यूज किया जाएगा उसको क्या पढ़ेंगे, विसर्ग संधि। जॉइनिंग के अंतर्गत पे कि जैसे हमने पहले कहा कि संधि हमें कितने प्रकार से पढ़नी है, 3 प्रकार से, स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि। लेकिन स्वर संधि के 5 टाइप होते हैं। क्या होता है, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, और क्या हो गया, अयादि संधि। ठीक है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि ये हो गया। और उसके बाद में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि क्या होता है, दोनों स्वर और व्यंजनों में जो विसर्ग का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऐसे करके विसर्ग लगती है, आपने देखा होगा, वही क्या हो गया, विसर्ग संधि। और संधि का लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और संधि विच्छेद के अंतर्गत पे इतना ही पढ़ना, और इसके अंतर्गत पे कुछ रूल रिलेट होंगे, जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ में आप आसान शब्दों में समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है समास विचार। ठीक है, कंपाउंड वर्ड कहलाता है, समास विचार कहलाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है समास। ठीक है, क्या कहलाता है, समास होता है सम प्लस अस, 2 शब्दों से क्या होता है, मिलकर बना होता है। और संस्कृत में अस का अर्थ क्या होता है, बैठना होता है। मतलब इसका मतलब ये होता है कि 2 या 2 से अधिक शब्द पास आकर बैठकर एक नया शब्द बनाए या नया अर्थ प्रदान करे तो वही क्या होगा, समास हो गया। कंपाउंड वर्ड उसी को कहा जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में भी यही रिलेट होगा और हिंदी में भी इसकी डेफिनेशन मैंने बता दी है। ठीक है, समास की भेद कहते हैं काइंड्स ऑफ द, अगर कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड मतलब समास हो गया। तो 4 प्रकार के समास होते हैं। सबसे पहले पढ़ना होता है हमें अव्ययीभाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है बहुब्रीहि समास, और चौथे नंबर का होता है द्वंद्व समास। ठीक है, अव्ययी समास की बात करें और तत्पुरुष समास की बात करेंगे, और उसके बाद में इसके अंतर्गत पे क्या करेंगे, बहुब्रीहि समास की बात करेंगे और द्वंद्व समास की बात करेंगे। और 4 समासों के अंतर्गत में कुछ इनके जो रूल हैं उनको पढ़ेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, समास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से हिंदी व्याकरण में काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में है रस, छंद और अलंकार। ठीक है, आखिर क्या होता है, पास जिसे क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है, इंग्लिश में इसको रस कहा जाता है, वैसे कहा जाता है एंड क्या हो गया, ऑर्नामेंट्स जिसे कहा जाता है अलंकार कहा जाता है। ठीक है ना। और अगर रस की बात करें तो रस का अर्थ क्या होता है, मतलब जिसको पीने से हृदय को आनंदित होता है वही तो रस कहा जाता है ना। किसी कविता को अगर इसकी प्योर डेफिनेशन कहा जाए तो रस क्या कहेंगे, किसी कविता को पढ़कर सुनकर हृदय को जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को क्या कहा जाता है, रस कहा जाता है। ठीक है, अब रस के कितने टाइप के प्रकार के होते हैं, रस होता है लगभग 9 प्रकार के, जिसके नाम क्या होता है मैं बता देता हूँ। शांत, रौद्र, अद्भुत, करुण,
हास्य जिसे कहा जाता है ह्रास का बोध होता है। छठवें नंबर का होता है वीररस, फिर होता है श्रृंगार रस सातवें नंबर का। आठवें नंबर का हो गया भयानक हो गया, और नौवें नंबर क्या गया बीभत्स हो गया। कितने रस होते हैं 9 रस हो गए, ठीक है। शांत, रौद्र, अद्भुत, करुण, हास्य, वीर, श्रृंगार, भयानक तथा क्या हो गया बीभत्स हो गया। नौ क्या पढ़ने होते हैं हमने, रस को पढ़ना होता है, ठीक है। शांत का मतलब होता है वैराग्य जीवन, और रौद्र का अर्थ होता है क्रोध, और अद्भुत का अर्थ होता है आश्चर्य, करुण का अर्थ होता है करुणा या शोक आ जाता है। हास्य का मतलब होता है हास्य हंसी, ठीक है। वीर का मतलब होता है उत्साह, और सातवें नंबर के जो श्रृंगार है, श्रृंगार का मतलब होता है प्रेम या रति कहा जाता है। भयानक का अर्थ होता है भय, और विभत्स होता है घृणा करना या गलानी करना। और हमारा क्या हो जाएगा रस का लेसन कंप्लीट हो गया, ठीक है। श्रृंगार रस उसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी होगी, अगर जिसके रस की बात करें तो क्या होता है श्रृंगार रस की परिभाषा जान लेंगे, या श्रृंगार रस के अवयव क्या होते हैं, श्रृंगार रस के भेद क्या होते हैं, वीर रस क्या होता है, वीर रस के क्या अवयव है, वीर रस के क्या भेद है, इसको क्या होता है टॉपिक के अंतर्गत पे जानना होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में छंद, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। शब्द या मात्रा के नियमों से बधी पंक्तियों को क्या कहा जाता है, छंद कहा जाता है। क्या कहते हैं, वापस रिपीट करेंगे हम, शब्द या मात्रा के नियमों से बधी पंक्ति को छंद कहा जाता है। वापस रिपीट करता हूँ, आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा होगा। शब्द या मात्रा के नियमों से बधी पंक्ति को क्या कहा जाएगा, कोई पंक्ति होगी उसमें शब्द या मात्रा के नियम लग के क्या होगा वो पूरा सेंटेंस से बधा होगा, वही क्या कहा जाएगा छंद कहा जाता है, ठीक है। अगर इसी के अंतर्गत बात करें तो छंद दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर का क्या होता है मात्रिक छंद पढ़ना होगा, और दूसरे नंबर के अंतर्गत पर आप क्या पढ़ेंगे वार्णिक छंद, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आप मात्रिक छंद और दूसरे नंबर का क्या पढ़ेंगे वार्णिक छंद, ठीक है। अब मात्रिक छंद की डेफिनेशन वैसे पढ़ेंगे, मात्रा होंगे और उसके अंतर्गत पे क्या क्या होते हैं। मात्रा के अंतर्गत दोहा होता है, जिसे कहा जाता है सोरठा कहा जाता है, चौपाई या कुंडली होती है, और उसके अंतर्गत पे क्या पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है वर्णिक होता है, वर्णों के आधार पर उस पर ही जो होगा जिन छंदों की रचना अक्षरों की गिनती के आधार पर किया जाता है, वर्णों की गिनती के आधार पर किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है वर्णिक कहा जाता है, ठीक है। छंद भी समझ होंगे, रस समझ गए, छंद समझ गए। अब पढ़ते हैं अलंकार, ठीक है। अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना, ठीक है। जिस प्रकार क्या होता है कि ह्यूमन या नारी अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए अपनी बॉडी पर क्या करती है आभूषण जड़ी रहती है। ह्यूमन भी देखा होगा कि वो भी क्या करता है अपने जो ह्यूमन होता है अपने शरीर में, ठीक है। ह्यूमन के अंतर्गत पे दोनों आ गया, मैस्कुलिन जेंडर फेमिनाइन, जिसको क्या कहा जाता है कॉमन जेंडर क्या करता है कि अपनी बॉडी को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए गहने पहनता है, खासतौर पर महिलाएं पहनती है। अलंकार का मतलब ही आभूषण है। उसी प्रकार कविता के अंतर्गत या जो भी होता है वहाँ पर उसको और स्टार लगाने का काम जिसे कह सकते हैं, तो उसके लिए क्या कहा जाता है अलंकार कहा जाता है। अलंकार दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा क्या होता है अर्थालंकार। क्या होता है जैसे कि मैंने पहले कहा शब्दालंकार, दूसरा क्या हो गया अर्थालंकार। अगर शब्दालंकार की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, और तीसरा क्या होता है हमें पढ़ना होता है श्लेष अलंकार, ठीक है। क्या होता है शब्दालंकार के अंतर्गत पे पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, और तीसरा क्या पढ़ेंगे श्लेष अलंकार पढ़ेंगे। लेकिन दूसरे नंबर का जो ये अर्थालंकार है इसके अंतर्गत पे क्या पढ़ेंगे उपमा अलंकार, रूपक, उत्प्रेरक, संधि तथा अतिशोक्ति, लगभग 5 या 6 है, ठीक है। कितने होते 5 होते। नाम है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उसके बाद में संदेह अलंकार, और क्या हो गया अतिशोक्ति अलंकार। लेकिन ये कौन से अलंकार हो गए अर्थालंकार हो गया। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं शब्दालंकार तथा अलंकार, ठीक है। समझ शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के उसके अंतर्गत पे लगभग शब्दालंकार के 3 पार्ट होते हैं, अर्थालंकार के कितने होते 5 भेद होते हैं। अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना, ठीक है। उसी प्रकार जैसे ह्यूमन मैंने पहले कहा कि स्त्री अपने शरीर को सुशोभित बनाने के लिए गहने आभूषण जड़ती है, उसी प्रकार सेंटेंसों पर भी क्या होता है उसको जड़ने के लिए थोड़ा सा उसको स्टार लगाया जाता है, किस रूप से उसको जोड़ना है वो क्या होता है उसके अंतर्गत पे जानना होता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्या है वाक्य रचना एवं पद परिचय, ठीक है। सिंटैक्स एंड पर्सिंग जिसे कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत पे क्या होता है कि एक साधारण वाक्य होता है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स जिसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड कहा जाता है। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स तथा मिक्स्ड जो सेंटेंस होती है उसको क्या कहा जाता है सेंटेक्स कहा जाता है, ठीक है। क्या है वाक्य रचना एवं पद परिचय के अंतर्गत पे हमें वही पढ़ना होगा। पहले कहा कि इसके अंतर्गत पे एक क्या हो गया साधारण वाक्यों को आप पढ़ेंगे, और उसके बाद में दूसरा पढ़ेंगे मिश्रित वाक्य, ठीक है। जो मिश्रित कॉम्बिनेशन हो गया मिक्स्ड कह लेंगे। थर्ड हो गया संयुक्त हो गया जिसको क्या कहेंगे कंपाउंड रहेगा। और उसके बाद में क्या हो गया क्लाउज एनालिसिस करेंगे कि संज्ञा आश्रित, उपवाच्य या विशेषण आधारित या क्रिया विशेषण आधारित क्या करते हैं। इसमें थोड़ा सा कंपेरिजन करके पढ़ लेते हैं, और हो गया आपका वाक्य रचना एवं पद परिचय क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं। आगे है उसके बाद में
क्या है लेसन नया? नया लेसन है लोकोक्ति और मुहावरे, प्रोवर्ब्स एंड आइडियोज में जिसे कहा जाता है। ठीक है, लोकोक्ति कहते हैं और मुहावरे जिसे कहा जाता है, प्रोवर्ब्स जिसे कहा जाता है। जैसे आपने देखा हो ना गाना, ऊँट के मुंह में जीरा कहेंगे, अंगूर खट्टे कहेंगे, तो मतलब वस्तु न मिलने पर उसे क्या कहना कहलाता है? खराब बता देना। वही प्रोवर्ब इंग्लिश में भी यूज किया जाता है। अज्जल गगरी छलक जाए, मतलब इसका मतलब ये भी होता है कि कम गुणों वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है, यही वाली बात हो जाती है। ठीक है, ऐसे करके आपको हिंदी में बहुत सारी लोकोक्तियाँ दिखाई देगा और उसको ऐसे करके सॉल्व करना है। ठीक है, आइडियोज में क्या होता है? मुहावरे कहे जाते हैं। ठीक है, आइडियोज में क्या होता है? मुहावरे कहा जाता है, या मुहावरे कहते हैं। अकल का दुश्मन कहते हैं, अकल का दुश्मन कहते हैं, या कह देंगे या अकल बड़ी या भैंस कहते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे होंगे यार, ऐसे जैसे क्या कह सकते हैं, नाक में नेकल डालना कहते हैं, नाक ऊंची रखना कह लेते हैं, उसकी नाक ऊंची रहे आजकल इसी चक्कर में, या सामान पाना, या कुछ बहुत सारे इसकी क्या होती है अर्थ होती है। ठीक है, नाक रगड़ना हो गया। जैसे वैसे बात कहें तो अकल के आधार पर, आँख के आधार पर, कान के आधार पर, दांत के आधार पर क्या होता है? आइडियोज में क्या होता है? रिलेट किया जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे लोकोक्ति और मुहावरे क्या है, शॉर्ट जानना है इसके अंतर्गत पे। आगे है उसके बाद में अपठित अनसिन पैसेज को हम पढ़ते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश ग्रामेटिकल के अंतर्गत पे कहीं पे भी क्या होता है कि अगर आप 10th 12th में भी पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, तो आपको क्या दिया जाता है? एक अनसिन पैसेज हिंदी या इंग्लिश ग्रामर में दिया जाता है। ग्रामेटिकल के अंतर्गत पे आपको क्या करना होता है कि उसके 4 या 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, उस पैसेज को आराम से आप पढ़िए और उसमें से आंसर दीजिए, वही अनसिन पैसेज को सॉल्व करना होता है। ठीक है, उसका यही एक टारगेट होता है कि याद कैसे करें। याद उसको नहीं किया जाता है, आप बार बार रिविजन कर लीजिए, आपको आंसर सॉल्व करने में आसान हो जाएगा। IB के अंतर्गत पे देखने को क्वेश्चन दिखाई देता है, एक छोटा सा पैराग्राफ दे देता है और उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता है, और एग्जामों पर भी दिखाई देता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो ऐसे एग्जामों के लिए SSC CGL या अन्य एग्जामों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और हिंदी के लिए भी UPSC के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बार बार आप इसकी रिविज़न करते रहिएगा। ठीक, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। आगे कहानी लेखन। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग की बात करें तो आखिर हमें कहानी कैसे लिखनी है, आपने अगर देखा पूरी बुक की हमने रिव्यू कर दी, इसके अंतर्गत आपने अगर ध्यान दे दिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन का अगर यूज़ कर दिया आपने, और वहाँ पर जो भी है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, जो भी है, जिन चीज़ों का भी अगर याद कर लिया, तो आप क्या कर सकते हैं? हिंदी और इंग्लिश दोनों में स्टोरी राइटिंग आसान शब्दों में कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनर देखेगा कि आपने कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा, कहाँ पर फुल स्टॉप लगा, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा है, कहाँ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लगा है, कहाँ हाइपेन से लगा है, कहाँ डैश लगा है। ठीक है, यही मिस्टेक देखता है एग्जामिनर, और अगर आपने वो सही यूज़ किया है तो उसके बाद में क्या करेगा? आपको एग्जामिनर सही मार्क्स दे देगा, और स्टोरी राइटिंग भी आसान शब्दों से कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे स्टोरी राइटिंग कैसे करनी है। आगे है उसके बाद में पत्र लेखन। लेटर राइटिंग की बात करें तो ऑफिसर लेटर, रिलेटिव लेटर क्या किया जाता है? 2 लिखा जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? ऑफिसर लेटर, रिलेटिव लेटर। ये देखिए कि अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं बैंक PO के अंतर्गत पे या CGL के अंतर्गत पे, ATC, वहाँ पर क्या होता है कि लेटर राइटिंग होता है। ठीक है, एक ऐसे फॉर्मेट दिया जाता है, उसके अंतर्गत पे पेपर A4 शीट दिया जाएगा, आपको लेटर लिखना है, लेकिन अब आपको समझ में नहीं है कैसे लेटर लिखना है। ठीक है, ये क्या होता है कि यहाँ से शुरू किया जाता है, सेंडर से एड्रेस हो गया, डेट हो गया, रिसीविंग एड्रेस हो गया, सॉल्यूटेशन हो गया, सब्जेक्ट में आगे बताऊंगा, उसका एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करके। फिर उसका यूर सिंसियरली या यूर फेथफुली, सिंसियरली का यूज़ कब करना है, फेथफुली का यूज़ कब करना है, ENCCC का यूज़ किया जाता है, PP का यूज़ किया जाता है, कहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, वो हम आगे से एक अलग से, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी रहती है या कमेंट में आप सुझाव देते हैं कि आप क्लास लीजिए इस टॉपिक पर, तो हम क्लास ले लेंगे और बताएंगे आपको। ठीक है, लेटर राइटिंग कैसे करनी है। और लेटर राइटिंग तो हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर दोनों के लिए क्या होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर बाद में आसानी से लगेगा, पहले थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पत्र लेखन, लेटर भी कैसे होगा आप समझ होंगे। लास्ट है इसके बाद में निबंध लेखन, ऐसे राइटिंग। अगर अब देखिए, अब आपको क्या होता है कि ऐसे राइटिंग करनी है हिंदी के अंतर्गत पे, तो सबसे पहले आप कहाँ से शुरू करेंगे? ठीक है, सबसे पहले शुरू किया जाता है, अगर हिंदी में राइटिंग लिखनी है तो प्रस्तावना से शुरू किया जाता है, और लास्ट टॉपिक क्या आता है? उपसंहार आता है। उसके बाद में उस चीज़ का अर्थ निकालेंगे, उस चीज़ का महत्व करेंगे, बीच में कुछ कोटेशन डालेंगे, और उसके बाद में जैसे कि हमने कहा कि ग्रामेटिकल के अंतर्गत पे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और हाईलाइट कैसे करना है, डैश, हाइपेन से का कैसे यूज़ करना है, और आप जैसे कंप्लीट रूप से वो यूज़ कर सकते हैं, तो आपका क्या होगा? ऐसे राइटिंग सही हो जाएगा और एग्जामिनर आपको सही नंबर देगा। ठीक है, आज के इस टॉपिक के अंतर्गत पर हमने पूरे ग्रामर के इतने लेसन है। ठीक है, लास्ट लेसन था ये, लगभग
लगभग 30+ लेसनों को पूरा बता दिया कि किसके अंतर्गत पे हमें कंप्लीट रूप से क्या पढ़ना है, हिंदी व्याकरण और इंग्लिश व्याकरण दोनों का कंपेरिजन करके, ताकि आप आसान शब्दों में समझ सके, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो सके। यदि आप उत्तराखंड के अंतर्गत पे यूकेएसएससी, यूकेपीएससी की तैयारी करते हैं या अन्य स्टेट की पीएससी भी तैयारी करते हैं या यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं, जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण यूज़ आता है या इंग्लिश ग्रामर जहाँ पर भी यूज़ आता है, तो आपको यह वीडियो काफ़ी अत्यधिक मात्रा में समझाने में मददगार साबित होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप हमें सुझाव भी दीजिए। जय हिंद।